हम लेडीज़ प्रेग्नेंट होने के लिए और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए हम क्या नहीं करते। मुझे पता है अपनी एक्सपीरियंस से, जब मेरा बेबी नहीं रुक रहा था तो मुझे भी ऐसा ही हुआ था कि डॉक्टर जो बोल रहे हैं या कोई भी आस पड़ोस की लेडीज़ जो भी बोल रहे हैं, अगर मुझे सही लग रहा था तो मैं वही फॉलो करने की कोशिश कर रही थी। और जब मेरा IVF प्रेगनेंसी था तब भी मुझे जिन्होंने भी जो भी बोला है, जिनका पहले से IVF हो चुका है या फिर डॉक्टर मुझे जो भी बोला है, मैं कोशिश करती थी कि उसी को फॉलो करूँ ताकि मेरा IVF सक्सेस हो जाए। तो IVF की बात नहीं है, अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी भी होता है तो भी टेंशन होता है कि प्रेगनेंसी मेरा आगे कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, मिसकैरेज तो नहीं हो जाएगा, मैं क्या करूं कि मेरा प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहे। तो वैसे IVF का तो और भी ज़्यादा टेंशन होता है कि IVF मेरा सक्सेस होगा कि नहीं। तो मैं मेरी IVF में कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो किया था जो मुझे मेरे डॉक्टर ने दिया था, मेरे हॉस्पिटल से दिया था। मैंने अपने वीडियो अपलोड किया है कि मेरा आर्मी हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट हुआ था और उधर से मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया था, मुझे नहीं बल्कि जिनका भी IVF होता था उन्हीं को ये इंस्ट्रक्शन वगैरह फॉलो करना पड़ता था और करने के लिए देते थे। तो मैं भी चाहती हूँ वो इंस्ट्रक्शन जो मुझे दिया था, कुछ टिप्स, तो वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ ताकि आपका भी IVF या फिर प्रेगनेंसी आपका भी आगे सक्सेस रहे। और आई एम श्योर कि ये टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो 100% आपका IVF या प्रेगनेंसी आपका सक्सेस होगा। मेरा हुआ है, आपका क्यों नहीं होगा। तो मैं चाहती हूँ कि ये टिप्स जो मैं बताऊंगी आगे, तो ये आप बेबी की ध्यान रख के, बेबी का बात सोच के आप ये फॉलो करें। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सानवी विथ मम्मा। और मैं हूँ रिंकी। और आप लोगों को पता होगा कि मेरा IVF से बेबी हुआ है, वो जो कि अभी 2 साल की हो गई है। तो IVF का जो प्रेगनेंसी है उसमें ज़्यादा ना दिमाग में हमेशा ये होता है कि मेरा IVF फेल तो नहीं हो जाएगा, मेरा IVF फेल तो नहीं हो जाएगा, कोई सिम्टम नहीं है प्रेगनेंसी का। जैसे मुझे कॉमेंट आता रहता है कि मैम मेरा ET हो गया है और मेरा कोई भी सिम्टम नहीं है और मेरा बीटा ECG टेस्ट इतने तारीख को है, अभी कोई भी मेरा सिम्टम नहीं है, तो क्या मेरा प्रेगनेंसी कंफर्म होगा, क्या मेरा IVF फेल तो नहीं हो जाएगा। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो डरने की कोई बात नहीं है। मेरा भी IVF हुआ था और प्रेगनेंसी में मेरा भी कोई सिम्टम नहीं था। जब मेरा बीटा ECG टेस्ट हुआ तभी मुझे पता चला कि मेरा IVF अभी कंफर्म है और मेरा जो एम्ब्रो इम्प्लांटेशन के लिए दिया था वो इम्प्लांटेशन हो गया है और मेरा IVF अभी सक्सेस है। और आगे पता नहीं कि कितने दिन तक या कितने मंथ तक मेरा बेबी अंदर रहेगा, क्योंकि मेरा हिस्ट्री पहले से खराब था, तो ये दिमाग में हमेशा चलता था। तो मुझे डॉक्टर ने कुछ टिप्स दिया था, कुछ इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करने के लिए दिया था आफ्टर ET। तो वो मैं चाहती हूँ कि आप भी फॉलो करें। तो मुझे लगता है कि मेरा जैसे IVF सक्सेस हुआ है आपका भी होगा। अगर आप ये सारा फॉलो करेंगे तो जरूर से जरूर आपका IVF सक्सेस होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो में अगर कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है या फिर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसे ही प्रेगनेंसी रिलेटेड, IVF रिलेटेड आपको वीडियोस देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल बटन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और मेरे वीडियो अगर आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड और फैमिली के साथ। और कमेंट तो कर सकते हैं, आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप कोई भी कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगी उसका रिप्लाई करने की। IVF प्रेगनेंसी में ना बहुत सारा इमोशन जुड़ा होता है। एक तो आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि आपका IVF ऐसे ही सीधा सीधा नहीं होता है। आप पहले अगर मिसकैरेज होता है या फिर आपका बेबी नहीं होता है तब भी आपका IVF के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं और ऊपर से ये होता भी बहुत कॉस्टली है और पेनफुल, तो बहुत सारा इमोशन जुड़ा होता है। तो हम लेडीज़ ना चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट पे IVF सक्सेस हो जाए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड थे जो IVF ट्रीटमेंट के दौरान मेरे बने थे, तो बहुत सारे का ऐसा हुआ था कि 2-3 बार फेल्ड हो चुका था IVF और 4th टाइम, किसी का 5th टाइम अटेम्प्ट से उनका IVF सक्सेस हुआ और अभी बेबी है। तो मैं नहीं चाहती मेरे व्यूअर्स में से किसी को ऐसा हो, मैं भी चाहती हूँ कि IVF फर्स्ट अटेम्प्ट पे आपका सक्सेस हो। तो आप लोगों को बताती हूँ ये कुछ इंस्ट्रक्शन जो आप IVF ET के बाद आप फॉलो कर सकते हैं या आपको फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट है खान पान, डाइटरी रेस्ट्रिक्शन क्या क्या है। तो खान पान पे आपको तो ऐसे ही पता है कि प्रेगनेंसी में पपीता, पाइनएप्पल ये सब नहीं खाना चाहिए। तो कोई कोई डॉक्टर सजेस्ट भी करते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी में पता ही है कि ये खाने से नुकसान है तो क्यों खाना। ये अगर पपीता, पाइनएप्पल ये छोड़ दो तो बहुत सारा ऐसा फ्रूट्स है जो आप खा सकते हैं प्रेगनेंसी में। तो आप पपीता, पाइनएप्पल ये मत खाइए। और IVF में तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि
कि आप स्मोक ना करो, अल्कोहल ना लो। और एक बात, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप नॉन वेज भी मत खाइए आफ्टर ईटिंग। जैसे मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मेरा प्रेगनेंसी की 3 मंथ तक मैंने कोई नॉन वेज नहीं खाया था। 3 मंथ होने के बाद मैं फिर थोड़ा थोड़ा करके नॉन वेज स्टार्ट किया था। मैं ज़्यादा नहीं खाती थी, थोड़ा थोड़ा खाती थी, लेकिन हाँ आफ्टर 3 मंथ, मेरे प्रेगनेंसी के आफ्टर 3 मंथ में नॉन वेज स्टार्ट किया था। अगर आप भी नॉन वेजिटेरियन हैं तो आफ्टर ईटिंग तो तुरंत आप नॉन वेज मत खाइए, बाद में आप 3 महीना या 4 महीने के बाद आप नॉन वेज स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर वेजिटेरियन है तो कोई बात नहीं, आप जो भी आपको खाने का मन है या फिर जो भी सब्जी फ्रूट्स वगैरह जो भी आपको अच्छा लगता है या प्रेगनेंसी में आपको मन कर रहा है खाने के लिए, तो वो आप बेझिझक वो खा सकते हैं। रेस्ट, आपको आईवीएफ में कितना रेस्ट लेना चाहिए? देखो, आप लोगों को अगर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको बेड रेस्ट लेना है आपकी प्रेगनेंसी में, आईवीएफ प्रेगनेंसी में आपकी कॉम्प्लिकेशन है या कुछ, तो आप ज़रूर से आप बेड रेस्ट पे जाइए। लेकिन अगर आपको डॉक्टर बेड रेस्ट नहीं देते हैं, जैसे मुझे भी कोई बेड रेस्ट नहीं दिया था, तो बिल्कुल बेड रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर का जो लाइट काम है वो आप कर सकते हैं, जैसे भारी काम नहीं करना है, आपको झुकना नहीं है, लेकिन जो हल्का फुल्का काम है, जैसे मैं खड़े खड़े झाड़ू पोछा कर लेती थी, खड़े खड़े बर्तन धो लेती थी और खाना वाना भी बना लेती थी। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं, मैं पूरे प्रेगनेंसी में मैं आटा कभी नहीं गूंदा है। मेरे हस्बैंड ही मुझे हेल्प करते थे, मेरा कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था, और मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प करते थे, जो भी जितना भी होता था उनको, मतलब ड्यूटी करके आके फिर जितना भी उनको टाइम मिलता था तो वो थोड़ा बहुत हेल्प कर देते थे। लेकिन मैंने आटा कभी नहीं लगाया है, मेरे हस्बैंड ही लगा देते थे। लेकिन बाकी का जो खड़े खड़े काम है, झाड़ू करना, पोछा करना या फिर बर्तन हो, खाना हो, ये मैं सारा कुछ करती थी। लेकिन हाँ, ये भी है कि आपको ये भी थोड़ा रुक रुक के करना है, कि ऐसे नहीं कि हाँ करती गई काम करती गई, ऐसा नहीं है, रेस्ट ले लेके करना है। वो भी मैं आईवीएफ जब हुआ था मेरा 14 डेज, जब मेरा 14 डेज बाद मेरा BTICG टेस्ट करने के लिए दिया था, उसके बाद से मैंने ये सारा काम थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट किया था। जब तक BTICG टेस्ट मेरा नहीं हुआ था तब तक मैं रेस्ट पे ही थी, मतलब काम ना के बराबरी करती थी। लेकिन जब BTICG टेस्ट मेरा पॉजिटिव आ गया, उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके ये सारा काम, मैं घर का काम पूरा मैं ही करती थी। आपको एक तो हेवी वेट वाला कोई भी काम नहीं करना है कि उसको हेवी वेट उठाना है, ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। झुक के कोई काम नहीं करना है। फर्श पे कुछ चीज गिरा है तो उसको भी आप झुक के पूरा बैंड होके मत उठाइए। जैसे फ्रिज के नीचे सब्जी वगैरह रहता है ना, तो मैं कभी भी फ्रिज के नीचे से मैं सब्जी वगैरह नहीं उठाई थी। मेरे हस्बैंड को मैं बोलती थी तो ये सब्जी वगैरह उठा के ऊपर रख देते थे। आपको आईवीएफ ईटी के बाद आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। आपको ऐसा है कि आपको भूल ही जाना है कि हाँ मेरा कुछ ट्रीटमेंट हो रहा है या मेरा कुछ ट्रीटमेंट हुआ था, ये आपको भूल ही जाना है। अगर आप आपके दिमाग में हर टाइम ये सोचते रहोगे हाँ आईवीएफ हुआ है, ऐसे करना है वैसे करना है, तो इसी में ज़्यादा आपका नुकसान है, आपका बेबी के नुकसान है। आप ये सोचो ही मत, तो आपको कुछ भी दिमाग में नहीं आएगा। आप बस खुश रहो, सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। आप थोड़ा बहुत वॉकिंग कर सकते हो। अगर आपका प्रेगनेंसी में या आईवीएफ में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो लाइट वॉकिंग भी आप कर सकते हो, सुबह शाम। आपका अगर इच्छा हो, आपको अगर मन हो कि थोड़ा वॉकिंग करे, अगर आप एक्सरसाइज पर्सन हो तो आप कर सकते हो थोड़ा बहुत लाइट वॉकिंग, कोई दिक्कत नहीं देगा। आफ्टर ईटी आपको इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए, चाहे तो आप फुल प्रेगनेंसी भी आप इंटरकोर्स अवॉइड कर सकते हैं। मुझे जो बोला था डॉक्टर ने, मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ। आप इस बारे में प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। लेकिन ये है कि ईटी के बाद इंटरकोर्स अवॉइड ही कीजिए। अभी बहुतों का क्वेश्चन होता है कि मैम आईवीएफ में हम स्टेयर चढ़ सकते हैं कि नहीं चढ़ सकते हैं। तो अगर आप सेकंड फ्लोर पे आपका अगर घर है तो आप कैसे जाएंगे? स्टेयर से ही जाना पड़ेगा। तो बहुत कम स्टेयर्स जाने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऊपर रह रहे हैं तो ऊपर ही रहिए, बार बार नीचे ऊपर मत कीजिए। तो कोशिश कीजिएगा कि कम से कम आप स्टेयर्स चढ़ें। और एक क्वेश्चन कि आप ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं। देखो, एक तो आईवीएफ आपको बहुत मुश्किल से हो रहा है, ये मेरे हिसाब से है, डॉक्टर के हिसाब से नहीं है। आप ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरी माने तो अगर देखो ये आईवीएफ आपकी बहुत मुश्किल से हो रहा है, अगर मुश्किल नहीं होता तो आपका आईवीएफ नहीं होता, नॉर्मल प्रेगनेंसी आपका हो जाता। तो इतना मुश्किल से अगर आईवीएफ हो रहा है और वो भी इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट है, तो किस लिए रिस्क लेना। अगर आपको नहीं, मतलब नहीं जाने से ठीक रहेगा, कहीं आना जाना
नहीं करना है तो मत कीजिए। हाँ, अगर आप जॉब पर्सन हैं, अगर जॉब करते हो तो कोशिश कीजिए जहाँ आपका अगर दूर जगह पे आपका पोस्टिंग है तो कोशिश कीजिए उधर ही एक रूम रेंट पे ले ले और उधर से आप ड्यूटी करें। लेकिन अगर आपका घर पे अगर रहना है और कहीं पे घूमने जाने का मन है तो ट्रैवल मत कीजिए। हाँ, अगर ड्यूटी है तो कीजिए, लेकिन ऐसे मत कीजिए। मेरे हिसाब से IVF के बाद आपका ट्रैवल करना या कोई गाड़ी वगैरह चलना उतना मुझे नहीं लगता सेफ है। नेक्स्ट आती हूँ टॉयलेट के बारे में। आपको IVF के बाद आफ्टर ET आपको कौन सा टॉयलेट यूज़ करना है। तो हमें बोला गया था आप कोई सा भी टॉयलेट यूज़ करते हो, चाहे वो इंडियन हो या वेस्टर्न टॉयलेट हो, आप कोई सा भी टॉयलेट यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कोई कॉम्प्लिकेशन है या फिर आपका IVF में सर्कलेज हुआ है, सर्विकल सर्कलेज हुआ है जैसे मेरा हुआ था, तो आप बेझिझक आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऐसे भी आप इंडियन टॉयलेट यूज़ कर सकते हो। ये और भी कुछ रेस्ट्रिक्शन हमें डॉक्टर ने दिया था कि हम मोबाइल और टीवी चला सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर और लैपटॉप चलाने में हमें मना किया था। अगर ET के बाद आपका लाइट स्पॉटिंग होता है तो डरने की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी प्रेगनेंसी में। अगर आपको थोड़ा भी स्पॉटिंग होता है तो ये नॉर्मल है। IVF में आपको पता ही होगा कि कोई भी मेडिसिन आपको मिस नहीं करना है, टाइम टू टाइम मेडिसिन लेना है। लेकिन ये है कि अगर आपसे मेडिसिन की टाइमिंग मिस हो जाता है या फिर कोई मेडिसिन आपसे छूट जाता है, नहीं लेते हो, भूल जाते हो, तो डरने की कोई बात नहीं है, पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट पड़ेगा प्रेगनेंसी में। अगर आप भूल गए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से आप सही से ले लो। अगर आपका टाइम मिस हो गया कि हाँ अभी मैं 6 बजे मेडिसिन लेती हूँ, अभी 7 बज गया, कोई बात नहीं, अभी हो गया सो हो गया। नेक्स्ट टाइम से आप याद रखो कि हाँ मुझे इस टाइम पे मुझे मेडिसिन लेना है। तो अगर आपका मेडिसिन की टाइमिंग या फिर मेडिसिन मिस हो जाता है तो कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम से आप ठीक कर लो। ओके, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन या टिप्स मुझे मेरे डॉक्टर ने मेरे हॉस्पिटल से मुझे दिया था। तो मेरा IVF सक्सेस रहा, तो मैं भी चाहती हूँ कि आप लोगों का भी IVF प्रेगनेंसी सक्सेस रहे। और मैं भी ये भी चाहती हूँ कि आप ये सारा फॉलो करें, ये जो मैंने अभी तक बोला है, जो भी टिप्स बोलो या इंस्ट्रक्शन बोलो, जो भी बोलो, ये जब अभी तक मैंने जो बोला है, मैं चाहती हूँ आपका नॉर्मल प्रेगनेंसी हो या IVF प्रेगनेंसी हो, मैं चाहती हूँ ये आप फॉलो करें। मुझे 100% लगता है कि ये सारा फॉलो करेंगे आप तो जरूर से जरूर आपका प्रेगनेंसी सक्सेस रहेगा। और मैं भगवान से प्रे भी करती हूँ कि आप सबका जो भी कोशिश करे कि बच्चा हो जाए माँ बनने के लिए, तो मैं चाहती हूँ सबका बेबी हो जाए और मैं भगवान से यही प्रे करती हूँ। तो आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड और फैमिली में, और कमेंट तो कर ही सकते हैं, आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला है बिल्कुल। और ऐसी वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल बटन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए, और सबसे ज़्यादा मैं हर टाइम बोलती हूँ पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, खुद को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट मिलेंगे, बाय।